हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 16। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। कॉलेज में फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के 3 दिन की छुट्टी, संडे जन्माष्टमी मिलाकर कुल 5 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं। आधा हॉस्टल खाली हो गया। वसुधा भी वर्धा पहुंच गई। कल वर्धा से एग्जाम देने अकोला जाएगी। वर्धा से अकोला 3 घंटे का सफर है। नीरज भैया के स्कूल के दोस्त अंशुल भैया, जिन्हें वो बचपन से देख रही है, उनकी बहन प्रिया दीदी के साथ वसुधा अकोला जाएगी। अकोला में एग्जाम देने के बाद प्रिया दीदी और वसुधा दोनों शाम की ट्रेन से वर्धा लौट आएंगे। अकोला जाने वाली ट्रेन वर्धा से सुबह 6 बजे की है। आज रात से ही अंधाधुंध बारिश हो रही थी। इतनी सुबह स्टेशन के लिए ऑटो मिलना मुश्किल था। अंशुल भैया के घर से सुबह सुबह फोन आ गया। उन्हें मालूम था कि नीरज के घर कार नहीं है। स्टेशन जाने प्रिया दीदी अपने पापा के साथ कार से वसुधा के घर आई। रास्ते में कार के सामने वाली सीट पर बैठी प्रिया ने पलट कर वसुधा से कहा, नीरज भैया तो सालों से हमारे घर आते हैं, जैसे तुम मेरे अंशुल भैया को बचपन से जानती होगी। वसुधा मुस्कुरा दी। कार तेज बारिश की वजह से धीमी गति से बढ़ रही थी। सड़क में चारों तरफ पानी ही पानी था। कार के कांच पर लहरदार पानी की अपारदर्शी चादर छाई थी, जिसे तड़पते वाइपर इधर उधर होते हुए फाड़ने की कोशिश करते बिछल रहे थे। अंकल दोनों लड़कियों को स्टेशन के बाहर ही ड्रॉप करके निकल गए। प्रिया और वसुधा के अकोला आने जाने का रिजर्वेशन अंशुल भैया ने पहले ही करा दिया था। दोनों की सीट साथ की थी। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थी। वसुधा ने फिर एक बार पर्स खोलकर ट्रेन की टिकट, एडमिट कार्ड चेक किया। इतनी तेज बारिश में भी प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा था। ज्यादातर लोग पूरे या अधूरे भीगे हुए थे। प्लेटफॉर्म की छत पर लगी सीमेंट की चादर पानी के शोर से थर्रा रही थी। शेड के नीचे होने के बावजूद चारों तरफ से आ रहे छींटों और कीचड़ सने जूते चप्पलों से प्लेटफॉर्म गीला और किरकिरा हो चुका था। हर आदमी की कोशिश थी कि वो उसका लगेज शेड के नीचे रहे। इस फेर में यात्री एक दूसरे से चिपक खड़े थे। मुसाफिरों के बात करने की तेज भुनभुन, ट्रेनों का अनाउंसमेंट, चाय का मीठा धुआं, पकौड़ी के ठेलों से उड़ती नमकीन सुगंध, बौछारों का शोर, सब सेत मेत होकर अजीब सी घबराहट भरी गर्मी उपजा रहे थे। गीली पटरियों के बीच में पड़ी गिट्टियों पर बूंदें गोलियों सी बरसती और चूर चूर होकर ऊपर उछलती। पटरियां और धुले हुए पत्थर के टुकड़े पानी की फूलझड़ी चला रहे थे। प्लेटफॉर्म में थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढों में जमा पानी जाने किस देश का नक्शा बना रहा था। केले, किताबों और समोसे के ठेले इन्हीं पानी के डबरों के ऊपर आकर खड़े हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की ऊंची छत पर लगी लहरदार सीमेंट सीट से पानी की अनगिनत धाराएं उड़ती हुई नीचे पटरियों तक आ रही थी। रेन कोट पहने लड़का चाय की केतली लिए भीड़ में घुसता निकलता ट्रेन के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाय पिलाने में व्यस्त था। तभी अकोला की तरफ जाने वाली ट्रेन का 5 मिनट में पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। वसुधा ने एक बार फिर अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाल स्टेशन पे लटकी बड़ी घड़ी से समय का मिलान किया, ताकि एग्जाम हॉल में सही समय का अंदाजा हो पाए। ट्रेन के पहुंचने की घोषणा के साथ पहले से ही मची घचपच में थोड़ी और तेजी आई। एक बूढ़ी भिखारी ने दरारों से भरे मैले हाथ वसुधा के आगे फैला दिए। वसुधा ने जल्दी से पर्स से एक सिक्का निकालकर उसे विदा किया। तभी धीमी गर्जना के साथ लोहे के किसी दैत्य सी पानी टपकाती ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने लगी। यात्रियों में दौड़ भाग शुरू हो गई। समोसों को भीगने से बचाने ठेले को पॉलिथीन से ढके लड़के अपने ठेले से इतनी रेलपेल मचाई जैसे उसे यह ठेला ट्रेन में घुसाना है। वसुधा और प्रिया ने अपने टिकट पर लिखे बोगी नंबर का बाहर लिखे बोगी नंबर से मिलान किया और धक्का मुक्की करते लोगों में शामिल हो गई। पूरी ट्रेन बाहर से नहाई धोई लग रही थी। ट्रेन की दोनों सीढ़ियां मुसाफिरों के जूतों की गीली मिट्टी से लाल थी। यही हाल भीतर का भी था। वसुधा और प्रिया थोड़ी सी मशक्कत के बाद अपनी सीट तक पहुंच गई। दोनों के पास सामान के नाम पर एक छोटे से बैग में टिफिन, पानी की बोतल, कुछ पैसे और एग्जाम का प्रवेश पत्र भर था। 2 मिनट में ही ट्रेन धीमी गति से सरकते हुए सर पर दौड़ने लगी। प्रिया ने पूछा, वसुधा तुमने इसके पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है क्या? नहीं दीदी, फर्स्ट टाइम है। कोई कोचिंग भी नहीं ली है कभी। नीरज भैया ने भरवा दिया फॉर्म। अकोला एग्जाम सेंटर है इसलिए भी फॉर्म भर दिया। वर्धा से 3 घंटे दूर है।
नीरज भैया ने कहा कि अकोला जाने के लिए अंशुल भैया की बहन का साथ भी हो जाएगा, भर दे फॉर्म, वसुधा ने बताया। प्रिया बोली, मैंने पहले भी 1-2 बार दिया है क्लरिकल एग्जाम, बहुत टफ होता है यार। 7 या 8 पोस्ट होते हैं जनरल कैटेगरी में और हजारों अपीयर होते हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है सोचते हुए क्लूलेस हो जाती हूँ। कभी चारों ऑप्शन सही लगते हैं, कभी चारों गलत। मैं तो आंसर सिलेक्ट करते वक्त हमेशा एक काम करती हूँ, तुम भी वही करो। वसुधा पीछे देखो, वो लड़का शायद तुमको बुला रहा है। वसुधा पलटी, हे भगवान, शिलांग वाला लड़का, बाल भीगे हुए, हाथ में कुछ पैकेट पकड़े, मुस्कुराता देख रहा है। वसुधा ने फटकर बाहर आने को आतुर फेफड़ों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। अरसे की भटकन के बाद हारे मुसाफिर को अनायास ही मंजिल दिख गई। प्यास से मरते का आखिरी हिचकी से पहले किसी ने गला तर कर दिया। इंतजार से थककर निराश लौटते को किसी ने पीछे से पुकार लिया हो जैसे। वसुधा का दिल ट्रेन की स्पीड से ज्यादा जोर से धड़क गया। वसुधा की आवाज की पुलक 7वें आसमान की थी। आप यहाँ कैसे? आशीष जरा और पास आकर खड़ा हो गया। मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, भंडारा मीटिंग अटेंड करने आया था। 1 मिनट, इसमें से आधा सामान मेरे बाजू की सीट वाली आंटी ने खरीदने को कहा था, आगे के एसी कोच में देकर आता हूँ। आशीष का बल्लियों उछला दिल उसके कहे एक एक शब्द में लरज रहा था। आशीष तेजी से बोगी के भीतर की ओर चला गया। वसुधा को प्रिया दीदी के डर से सिहरन होने लगी। नीरज भैया का इनके घर रेगुलर आना जाना है। वसुधा अपनी खुशी और तेज धड़कनों को हर हाल में प्रिया से छिपाना चाहती थी। वसुधा के साथ बैठी प्रिया को जिज्ञासा हुई कि महंगे कपड़े पहने इस सुदर्शन लड़के का वसुधा जैसे मध्यम वर्गीय पारंपरिक और साधारण शक्ल की लड़की से कैसा परिचय। एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे जैसे गुलाब बन गए। प्रिया दीदी ने पूछ ही लिया, वसुधा, ये लड़का तुम लोगों का कोई फैमिली फ्रेंड है क्या? वसुधा हकलाने लगी, अरे नहीं दीदी, 8 या 9 महीने पहले मैं दादी के साथ कोलकाता से भुवनेश्वर जा रही थी, तब ये लड़का हमारे साथ ट्रेन में था। 9 घंटे की जर्नी में दादी के साथ बहुत घुल मिल गया था। दादी इसको बहुत अच्छी लगी थी। वसुधा ने प्रिया दीदी को सफाई दी। अंदर मची खुशी के तूफान को संभालना मुश्किल हो रहा था। क्या ईश्वर इतना मेहरबान हो सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? आज 8 महीने बाद फिर वो मेरी आंखों के सामने है। ईश्वर, बस अब ये ट्रेन उपग्रह बन जाए और अनंत काल के लिए अंतरिक्ष के चक्कर लगाती रहे। उसने बताया कि वो भी मुंबई जा रहा है, मतलब हम अकोला तक साथ होंगे। तभी मुस्कुराता आशीष मफिन और सैंडविच के पैकेट लेकर वसुधा और प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। खिड़की पर कांच खींच लेने के बावजूद भीतर आ रहे पानी के छींटों से बचने मुसाफिर खिड़की से जरा दूरी बनाकर बैठे थे। खिड़की के पास का सीट का कुछ हिस्सा बहुत गीला था, जिससे सीट पर बैठने की जगह पहले ही कम थी। वसुधा के सामने बैठे अधेड़ व्यक्ति से आशीष ने जरा सी जगह देने का अनुरोध किया। उस मुसाफिर ने आशीष और वसुधा की बातचीत से पहले ही जान लिया था कि आशीष की सीट कहीं और है। आशीष को जरा देर यहाँ बैठने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। 8 महीने से भी ज्यादा हुए 2 तरसे दिल फिर आमने सामने थे। ये वो तरुण मन थे जिन्होंने भुवनेश्वर स्टेशन में दादी के आगे खामोशी से एक दूसरे को विदा कहा था। ये वही 2 जोड़ी आंखें थीं जिन्होंने लाचारी से एक दूसरे के लिए बेशुमार पसंदगी का खामोश इजहार किया था। आशीष की ये वही चॉकलेटी आंखें थीं जो रूम नंबर 204 में रात के अंधेरों को सिंदूरी करती आई थी। ये वही सलोनी लड़की है जिसके चेहरे की स्निग्धता ने शिलांग के स्याह रत जगहों को उजला किया था। अकोला की ट्रेन में बैठी शुक्ला जी की बेटी को मालूम नहीं था कि भुवनेश्वर स्टेशन पर उतरते वक्त वह इस पहाड़ी लड़के को बाहर में अकेलापन देकर विदा हुई थी। ये लड़का नहीं जानता कि उस सफर के बाद रूम नंबर 204 में टेप रिकॉर्डर पर एक ही कैसेट को 50 बार रिवाइंड करके सुना गया है। खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रह जाते हैं। आशीष का गोरा चेहरा, डिंपल वाली मुलायम मुस्कान, बिना बनावट की बातें किसी ने जिंदगी भर के लिए मन में बसा ली थी। उस मुलाकात के बाद कितनी बार एटलस में शिलांग और भुवनेश्वर को देखती रही।
ट्रेन के तेज हिचकोलों में डोलते हुए आशीष ने मुस्कुराकर वसुधा पर आंख जमा दी। व्हाट अ कोइंसिडेंट, अनबिलीवेबल। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि हम दोबारा एक साथ हैं। तुम कहाँ जा रही हो? वसुधा प्रिया दीदी की उपस्थिति में आशीष की इस आत्मीयता से बहुत घबराई हुई थी। लग रहा था जैसे संग में प्रिया दीदी नहीं, नीरज भैया ही हो। प्रिया दीदी ये बात अंशुल भैया को जरूर बताएंगी कि वसुधा को एक लड़का ट्रेन जर्नी में दोबारा मिला। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली थे। वसुधा ने हिचकिचाते हुए आशीष से परिचय कराया। ये प्रिया दीदी हैं। हम दोनों अकोला जा रहे हैं एक एग्जाम देने। प्रिया दीदी बीच में ही बोल पड़ी। मुझे यकीन नहीं रहा कि आप और वसुधा देश के दो अलग अलग हिस्से की यात्रा में 2 बार ट्रेन में ही मिले, जैसे कोई इमेजिनरी स्टोरी। दो लोग एक शहर में रहते हुए पूरा जीवन गुजार कर भी ऐसे संयोग से नहीं गुजरते। आप दोनों एक दूसरे के शेड्यूल से बेखबर ऐसी परफेक्ट टाइमिंग में घर से निकले और करोड़ों की भीड़ भरी दुनिया में हजारों किलोमीटर की लंबी जर्नी करके अनजाने ही दोबारा मिल गए। अनबिलीवेबल। प्रिया दीदी के मुंह से अपना नाम वसुधा सुनकर वसुधा को लगा चलो इस लड़के को मेरा नाम पता चल गया। लेकिन काश प्रिया दीदी साथ ना होती तो मैं नाम पूछ लेती। आशीष वसुधा को अपनी आंखों से दुलारते हुए मुस्कुराया। अगर भंडारा और भुसावल में मुझे मीटिंग ना लेनी होती तो मैं कलकत्ता से सीधे मुंबई की फ्लाइट लेता। सचमुच ये इत्तेफाक की बात थी कि लास्ट मोमेंट में मेरा शेड्यूल चेंज हुआ। मैं पहले गीतांजलि एक्सप्रेस की टिकट करवाने की सोचा था, मगर फिर एट लास्ट इस ट्रेन की टाइमिंग जमी, इसलिए कल टिकट फाइनल किया। आप लोगों की बोगी के पीछे वाली एसी बोगी में मेरा बर्थ है। ये भी इत्तेफाक था कि वहां मेरे बाजू के बर्थ वाली आंटी ने वर्धा में ट्रेन रुकने पर मुझे कुछ ड्राई आइटम लाने को कहा। वो अकेली है। ट्रेन रुकने से पहले ही मैं नॉन एसी की तरफ आ गया ताकि यहाँ की खुली विंडो से प्लेटफॉर्म स्कैन करता चलूं कि आंटी का मंगाया सामान कहाँ मिलेगा। मफिन वाला पीछे की तरफ था, इसलिए मैं आप लोग वाले इस दरवाजे से भीतर आया। वसुधा खिड़की के साइड फेस करके बात कर रही थी, लेकिन जब मैं गुजर रहा था तभी जरा सी तिरछी हुई। मैं भीड़ में आगे बढ़ गया था, मगर मुझे हल्का सा कहीं लगा कि पीछे वाली कंपार्टमेंट में शायद वसुधा थी और मैं पलटकर फिर आया। यह भी कोइंसिडेंस था। इतनी भीड़ में वसुधा पर नजर पड़ गई। भीतर आने पर दूसरा दरवाजा यूज करता तो अपनी बोगी में उधर से ही निकल गया होता, नहीं देख पाता। वसुधा ने गौर किया कि प्रिया दीदी ने सिर्फ एक बार इस लड़के के आगे वसुधा नाम लिया और आशीष ने तुरंत बात कहा। मैं इधर से जा रहा था तो वसुधा आपसे बात कर रही थी। पहली बार दादी जब मुझे पुकार रही थी तभी मेरा नाम याद हो गया हो। इसके मुंह से अपना नाम सुनना ऐसा लगा जैसे इस नाम से मैं पहली बार पुकारी गई हूँ। खुद के नाम से अजनबियत होने लगी। खुद का नाम पुकारा जाना पहले इतना भला क्यों नहीं लगा। इस लड़के का वसुधा पुकारना जैसे कानों में मंदिर की घंटियां बज रही हो। ईश्वर के दिए इतने सारे संयोगों के बावजूद एक संयोग न मिल पाया। एकांत चाहिए सिर्फ इसलिए कि इस लड़के का नाम पूछ पाऊं। आपका नाम क्या है? इस सवाल की इतनी झेप क्यों? इस लड़के ने नहीं पूछा तो मैं कैसे पूछूं? ट्रेन में तो लोगों से दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं रहते हैं? उस शहर में मेरा भी फला फला रहता है। नहीं, अब उस शहर में पहले जैसा कुछ नहीं बचा। मैं तो फलाने डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। चलिए मेरा स्टेशन आ गया। आपके साथ सफर का पता ही नहीं चला। ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। ईश्वर क्या ऐसा सबको दोबारा मिलाना चाहता है? ट्रेन में मिले लोग ढेर सारे बातें करने के बावजूद शायद ही एक दूसरे का नाम पूछते हो। क्या करेंगे नाम जानकर, जिनसे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलना है, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग पूछते भी होंगे एक दूसरे का नाम, मगर वो लड़का और लड़की नहीं होते होंगे। और यदि लड़का लड़की होते भी होंगे तो उनके पेट में तितलियां नहीं उड़ती होंगी, उनकी आंखों में गुलाबी गुबार नहीं उड़ते होंगे। ट्रेन फिर तेज गति से दौड़ रही थी उस दोफाड़ स्टेशन की तरफ जहां से इन दोनों को फिर विपरीत दिशा में जाकर दुनिया के मेले में गुम हो जाना था। इतनी बार छुट्टियों में वर्धा और नागपुर आना जाना अकेले ही करती। यदि वर्धा से नागपुर जाते समय ये ट्रेन में मिलता तो मैं ज्यादा खुलकर बात कर सकती थी। सफर का एक एक मिनट इस्तेमाल करने वसुधा ने फिजूल का सवाल किया। मुंबई में कितने दिन रहेंगे आप? 2 दिन रहूंगा। लौटते समय वहां से कलकत्ता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। दादी कैसी हैं? आशीष ने पूछा।
दादी बढ़िया है। आप अपनी मम्मी के पास हर वीकेंड शिलांग जा पा रहे हैं? वसुधा ने फिर सवाल किया। अरे नहीं, कहाँ हो पाता है। आज संडे है, मीटिंग के लिए मुंबई जा रहा हूँ। मम्मी के कॉलेज में लंबी छुट्टियां चल रही हैं। कल तो फोन पर डांट रही थी कि अगले वीकेंड शिलांग पहुंचने का ऑर्डर है। वसुधा की कल्पना में शिलांग की एक गोरी अधेड़ महिला, आशीष का अनदेखा घर और कमरे के कोने में टेबल पर रखा फोन घूम गया। दीवार पर ईसा मसीह की सलीब पर टंगी तस्वीर भी होगी। इस लड़के को मालूम नहीं होगा कि हमारे घर में सबसे बड़ी तस्वीर आंखें मूंदे हनुमान जी की ही है। काश इस लड़के के घर का फोन नंबर मिल जाए तो नंबर घुमाकर इससे बात हो जाया करे। वसुधा के मन में क्या चल रहा है से बेखबर आशीष इस यात्रा में एक पल भी वसुधा के चेहरे से नजर नहीं हटाना चाहता है। तेज बारिश के शोर में खिड़की से बाहर मटमैले पानी में डूबे खेत दौड़ रहे थे। तालाब बन चुके खेतों में धान आधे डूबे खड़े थे। खिड़की का कांच गिराने के बाद भी पानी आखिरी की पतली पट्टी पर जमा हो रहा था। बौछारें जमा पानी पर छींटे उछालती सीट भी हो रही थी। वसुधा को सुपरफास्ट ट्रेन में बैठने का पहली बार अफसोस हुआ। काश ये पैसेंजर ट्रेन होती और अकोला पहुंचने में 5 घंटे लगाती। हे भगवान, बारिश में ट्रेन की पटरियां डूब जाएं और चक्के थम जाएं। क्या इस ट्रेन के भाग में अनिश्चितकालीन विलंब से चलने का सुख नहीं लिखा है? ये एग्जाम छूटे तो छूटे, कौन सा अकोला नगर निगम वसुधा के एग्जाम में ना बैठने से लुट जाएगा। ट्रेन बिजली की गति से तेज भाग रही है। हर अगले मिनट में मैं इस लड़के से दूर जा रही हूँ। हॉस्टल में कितना याद किया इसको। भुवनेश्वर वाली वो ट्रेन हर रात मेरे सीने में सफर करती है। सना और पूनम को बताऊंगी तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है। मुझे मालूम है कि ये भी मुझे बहुत पसंद कर रहा है। वो भी जान चुका है कि मैं उसको देखते ही खिल गई। वसुधा ने बेवजह ही वो बात कही जो इस ट्रेन में मौजूद हर आदमी को पता थी। आज बारिश बहुत तेज है। आशीष ने बाहर नजर डालते हुए कहा। शिलांग में तो ऑलमोस्ट 6 माह बारिश का मौसम होता है। जुलाई अगस्त में तो पहाड़ों से काउंटलेस वाटरफॉल गिरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोड पर पानी ज्यादा जमा नहीं होता है। माउंटेन है इसलिए स्लोप अच्छा होता है। वसुधा और आशीष दोनों जानते थे कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बेमानी है, खोखली है, नकली है। असल बात सिर्फ दोनों की आंखों में है। प्रिया ने आशीष का लाया मफिन खाते हुए कहा, हमारे यहाँ वर्धा में तो बारिश में कीचड़ बहुत हो जाता है। बारिश होने पर सड़कों पर इतना पानी होता है कि स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। मेघालय में रेनी डेज की छुट्टी होने लगे तो स्कूल कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो जाएं। हमारे यहाँ बाइक और कार की डिक्की में लोग 12th मंथ अम्ब्रेला या रेनकोट लेकर चलते हैं। अभी धूप है, जरा देर बाद ही बादल गरजने लगेंगे और हैवी रेन स्टार्ट हो जाएगी। अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो ऐसे ही सुनते रहिए कहानी और बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू सो मच।